सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने हरिवंश राय बच्चन इनकी प्रवास की डायरी इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो प्रस्तुत डायरी जो हरिवंश राय बच्चन जी के प्रवास के जो अनुभव है उसको लेकर लिखी गई है। वैसे डायरियों के अनेक प्रकार हैं। उसमें से हम देखते हैं व्यक्तिगत डायरी होती है, काल्पनिक डायरी होती है, वास्तविक डायरी होती है, साहित्यिक डायरी होती है। और उस तरह से जो प्रस्तुत डायरी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें उनका जो शोध कार्य चल रहा था जिसे हम पीएचडी कहते हैं, उसके लिए वह लंदन चले गए थे और उन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसमें अंग्रेजी विषय में आयरिश कवि W.B. यीट्स इस कवि के साहित्य पर पीएचडी या शोध प्रबंध पूर्ण किया है। और उसी को लेकर वह जब लंदन चले गए थे तब उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव तथा वहाँ की स्थिति इस अपने डायरी में वहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं तो डायरी लिखते समय डायरी मानो मनुष्य का वहाँ पर आईना होता है, उसमें वास्तविकता होती है, उसमें काल्पनिकता नहीं होती, भावनिकता नहीं होती, यथार्थता के साथ वो डायरी लिखी जाती है। और उसी को लेकर लंदन में जब ये प्रवास करते हुए गए थे शोध कार्य के लिए, तब हर दिन जो जो घटना घटित हुई उस घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपने डायरी के माध्यम से किया है। तो उन्होंने वहाँ पर तारीख भी डाली है। तो उनका जो प्रवास था वह 22 अप्रैल 1952 से लेकर 11 जनवरी 1953 तक चलता रहा। और उन दिनों में उन्होंने जो डायरी लिखी है उस डायरी में उनके कौन कौन से बिंदु दिखाई देते हैं, तो उनकी दिनचर्या दिखाई देती है। दैनिक दिनचर्या जो होती है यानी रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सो जाना, कितने बजे खाना, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना, ये दैनिक दिनचर्या में आ जाता है। तथा शोध संबंधी जो कार्यों का चित्रण है, शोध संबंधी यानी पीएचडी के लिए जो किताबें लगते हैं, किससे मिलना होता है, तो यह भी वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तथा उन्होंने जो यूरोप में अनुभव किया, यूरोप के सामाजिक जीवन का भी चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है। यानी समाज में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, यह भी इसमें दिखाई देता है। तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी चित्रण है जहाँ पर यह पीएचडी करने के लिए गए थे। और उसी के साथ साथ उन्होंने भारतीय पाश्चात्य जो साहित्य है उसकी भी तुलना वहाँ पर की है। और व्यक्तिगत उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसका भी उल्लेख इसमें दिखाई देता है। विविध विषयों को लेकर उन्होंने इस डायरी में अपने जीवन के जो शोध कार्य के दरमियान अनुभव आए उसको लेकर, इन बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हम देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब लंदन चला गया था शोध कार्य के लिए, तब वहाँ पर स्थिति कैसी थी कि सुबह उठकर तैयार हो जाना, उसके बाद स्नान करना, दूध, वहाँ पर बिस्कुट लेना, इस तरह से जो दिनचर्या उनकी। तो सुबह से उठ जाना। एक दिन जिस तरह से उन्होंने नींद खुलने के बाद बाथरूम खुला दिखा, वहाँ पर जाकर उन्होंने नहाया, बाद में ऊपर चले गए। बारिश आ रही थी, बारिश के कारण वो बाहर नहीं जा सके और उसी के कारण वह एक किताब लेकर वहाँ पर पढ़ते बैठे। और लंच का समय हो गया, तब लंच के समय में उन्होंने बिस्कुट चाय वहाँ पर ली और इस तरह से वो वहाँ का अनुभव बता रहे हैं। लेकिन वो इसी के साथ साथ वो जिस तरह से कहते हैं कि मैंने वहाँ पर नहाया, वहाँ पर दोपहर तक वहाँ पर पढ़ते बैठा,
बारिश आ रही थी इसके कारण, और वहाँ पर चाय बिस्कुट ली। तो वहाँ पर जो यूरोप की स्थिति कैसी है, वैसे कहा जाता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और वो यूरोप से ही शायद यह संदर्भ आया है। लेकिन वहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ पर लोग वहाँ पर नींद से 7-8 बजे जगते हैं और उनकी नींद खुलती है, और तब सीधा वह शेविंग कर लेते हैं, दाढ़ी वगैरह बना लेते हैं, मुंह पर पानी मार लेते हैं, और सीधा वह काम के लिए निकल जाते हैं। 9 बजे सब कुछ खुलता है। वह ब्रश रात में ही करते हैं, और जैसे कार्यालय से वापस आ जाते हैं शाम के वक्त, वह 5-5:30 बजे सब बंद हो जाता है। आकर वहाँ पर नहाया करते हैं, और फिर अपनी जो वेशभूषा है वो बदलकर घूमने के लिए चले जाते हैं। और खाना भी करीब करीब वहाँ पर 7 बजे तक, 7-7:30 बजे तक चलता है। इस तरह की उनकी दिनचर्या थे उन लोगों की। तो इस तरह से वह उनके दिनचर्या के बारे में भी हमें उस डायरी के माध्यम से बता रहे हैं, तथा उन्हें मिलने के लिए जो डॉक्टर सप्रू केएन तथा दूसरे यमुआ घोरपड़े ये आए थे, और घोरपड़े ने उन्हें वहाँ पर मजलिस में आने के लिए निमंत्रित भी किया था, और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया था। लेकिन उन्होंने मजाक भी किया था एक व्यक्ति का नाम लेकर के। उन्होंने कहा था कि आप अगर जीवन सदस्यता मुझे देना चाहते हैं तो मैं वो नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपने किसी को निकाल दिया था। और इस तरह से हास्य मजाक के साथ उन्होंने जाना स्वीकार किया। तो इस तरह से वह चित्रण करते करते वो कहते हैं कि मैं एक दिन विश्वनाथ दत्त से मिलने के लिए चला गया था। वो घर में नहीं थे, बाद में आ गए। तब तक उनके पत्नी के साथ मुलाकात हो गई, और पत्नी ने मुझे कविता पढ़ने के लिए कहा। जो इनकी निजी कविता थी वो पढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कई कविताएं उन्हें सुनाई थी। और इस तरह के अपने जीवन के अनुभव डायरी के माध्यम से बता रहे, और वो कविता उन्हें अच्छी लगी। विश्वनाथ दत्त की जो पत्नी थी उन्हें वो कविता अच्छी लगी, और देर रात तक वह वापस आ गए। 11 बज गए थे। 11 बजने के बाद अपने वहाँ आकर वह 11 बजे तब तक वहाँ पर गेट खुलवाना ये करना, फिर भी गेट खुलवा दिया। वहाँ अंदर से भी जिसने गेट खोला था उसने भी कुछ नहीं कहा। विनम्रता उसके भी अंदर थी, इनके भी अंदर थी। इस तरह से वह चले गए। और दूसरे दिन जैसे सुबह नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वह लाइब्रेरी के लिए चले गए हैं, लाइब्रेरी में किताबें ढूंढने के लिए। और वहाँ पर वो देख लेते हैं बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और उसमें से उन्होंने जो किताबें उन्हें ढूंढनी थी वो किताबें भी उन्हें मिलती है। जो इर्स की एक किताब बहुत ही अच्छी थी, मौलिक किताब वहाँ पर दिखाई देती है। मैकमिलन के द्वारा जो एक कविता का संग्रह था, वह भी इर्स का जो इर्स पर इनके जिन पर ये शोध कार्य कर रहे हैं WB इर्स पर, उनका जो संस्करण था मैकमिलन के द्वारा, वह संस्करण किया हुआ वह भी उन्हें मिला। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर अध्ययन करना आरंभ किया। तो कभी कभी एक आध दिन वह इतने व्यस्त हो जाते कि उन्हें समय ही नहीं मिलता। और लिखते लिखते उन्होंने जो अपने जीवन की जो कुछ अनुभूतियां थी वो लिखना आरंभ किया था। लेकिन शोध कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने जो अपने डायरी लिखना कुछ दिनों के लिए वहां पर रुक गई। और तब उन्होंने सोचा था कि मैं जैसे डायरी लिख दूंगा, डायरी लिखने के बाद मैं मेरी पत्नी जो तेजी बच्चन है उन्हें दे दूंगा पढ़ने के लिए, बच्चे भी उसे देख लेंगे। लेकिन उनके मन में वहाँ पर दुविधा आ जाती है, मैं डायरी क्यों लिख रहा हूँ, इसे तो प्रकाशित करना नहीं है। और इस तरह से उन्होंने वो डायरी फिर भी वहाँ पर लिखी है, डायरी का निर्माण
हुआ है और कुछ लोगों के आग्रह के कारण उसे प्रकाशित कर दिया। और वो वह अनुभव बताते बताते उनके जो बेटे हैं अमिताभ और अजिताभ, इनका भी उल्लेख कर लेते हैं, तथा इनकी जो दूसरी पत्नी है तेजी बच्चन, इनका भी इसमें जिक्र आ जाता है कि उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद उनके जीवन में निराशा आ गई थी। और हम देख भी लेते हैं निराशा आ जाने के बाद कुछ दिनों तक यह वहाँ पर अपने जीवन में खोए से रहने लगे थे, लेकिन बाद में वहाँ पर परिवर्तन आ गया और उन्होंने वहाँ पर तेजी बच्चन के साथ जैसा उनका विवाह हो गया तो जीवन में कुछ अलग सी स्थितियाँ निर्माण हो गई। और उसी को लेकर वो कहते हैं कि मैं जो डायरी लिख रहा हूँ वह अपने पत्नी और बेटे को दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे क्या क्या अनुभव आए यूरोप में वह भी पढ़ लेंगे। और इस तरह से एक दिन वह जिस तरह से आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, एक रास्ते से क्या नाम की नदी है, उसे देखते हुए वह आ रहे हैं। और आते आते क्याम के नदी के उस प्रवाह से, उस रास्ते से, नज़दीक के रास्ते से जाता है, वो आ रहे हैं। वहाँ पर पुल के नीचे वह एक दृश्य देख लेते हैं। वहाँ की नौ पीढ़ी जो एक नए युग की जो पीढ़ी होती है वो प्रेम लीला में व्यस्त है, रोमांस में व्यस्त है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि जो प्रेम क्रीड़ा में इतने व्यस्त है लेकिन फिर भी वह जो लड़की है हाथ में उसके सेफ है, वो खा रही है। और यह यहीं पर यूरोप में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। तो इस तरह की वहाँ की जो नवजात प्रेम युगल की स्थितियाँ हैं वह भी हमारे सामने वो रखते हैं। कभी कभी यह फिल्म देखने के लिए भी चले जाते थे, हरिवंश राय बच्चन जी फिल्म देखने के लिए चले जाते। कभी कभी वो समझ में नहीं आती, भाषा अलग हो जाती, फिर भी उसमें से मुख्य चित्रपट जिस तरह से देखा जाता है, फिल्म जिस तरह से देखी जाती है उस तरह से वह देखकर आ जाता है। और एक दिन तो वो कहते हैं शनिवार का दिन था, मैं वहाँ पर पूरे दिन वहाँ पर रेडियो पर गीत ही सुनता रहा। और रेडियो पर गीत सुनते सुनते वो कहता है कि पीछे से क्याम नदी की जो प्रवाह था, उस प्रवाह की जो पानी की आवाज़ थी वह भी मधुर सी आवाज़ आ रही थी। और उसके कारण मेरे मन में वहाँ पर एक रोमांस आ गया था। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भारतीयता को लेकर विश्वनाथ दत्त ने एक दिन उन्हें वहाँ पर मजलिस में लेकर चले गए थे। वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ पर चर्चाएं हुई थी उसमें दिखाई देता है कि यूरोप की जो विदेश नीति थी वो भारत के विचारों से बहुत खिलाफ है, और इसलिए वहाँ पर जाकर चर्चा करनी चाहिए। पंडित नेहरू के अकेले की चर्चा से कुछ नहीं होगा। इस तरह से वह कहते यूरोप नीति और हमारे नीति में बहुत सारा अंतर है। और वह कहता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ साहित्य को लेकर सोचा जाता है, साहित्य को लेकर एक अलग सी हमारी मानसिकता है, तो वहाँ पर जो साहित्य लिखा जाता है उस साहित्य में एकाध अध्यापक हो, एकाध शिक्षक हो, वह अपने तक ही उसी विषय का वहाँ पर अध्ययन कर लेता। लेकिन हमारे यहाँ की स्थितियाँ वैसी नहीं रहती। हमारी यहाँ की स्थितियाँ किस तरह से है, जो एकाध अध्यापक है वह बहुत से विषयों का वहाँ पर अध्ययन कर लेता है, लेकिन वह अपने बीट तक ही सीमित रहते हैं। और इस तरह से वह वहाँ के जो स्थितियाँ हैं, सामाजिक स्थितियाँ हो, दिनचर्या में वो कहते हैं वहाँ पर गर्म पानी वहाँ पर कभी कभी जो मिलता है उसके लिए यूनान में जो पैसे भी देने होते हैं, दूसरी तरफ यूनान में पैसे भी देने होते हैं। इस तरह की स्थितियाँ और समाज की जो अलग अलग स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को लेकर वो अपने डायरी में जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके कुछ अंश वहाँ पर इस डायरी में प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें हम देखते हैं दैनिक दिनचर्या दिखाई देती है, शोध प्रबंधी कार्यों का जो विश्वनाथ दत्त से मिलना,
यह चोर प्रबंधी कार्यों के लिए चले जाता है। यूरोप की सामाजिक स्थिति यानी नींद से कब जागते हैं, कब सो जाते हैं, रात में आकर सो जाते हैं, रात में ब्रश कर लेते हैं, दोपहर में नाश्ता कर लेते हैं, रात में देर रात खाना खाते हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का चित्र यानी बड़ी सी लाइब्रेरी है, बड़ी सी इमारत है। और इस तरह से वह बाहर इसी के साथ वो दूसरा उदाहरण हमारे सामने देते हैं। वो कहते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य जो साहित्य है उसकी तुलना किस तरह से है। जो भारतीय साहित्य में वहाँ पर समाज का बिंब होता है, समाज का चित्रण होता है, समाज की जो अनुभूति है उसमें आ जाती है। वो व्यक्तिगत स्तर पर साहित्य नहीं होता, लेकिन यूरोप के लोगों की यह स्थिति है, वह अपने जीवन तक ही सोच रखते हैं, समाज के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी की, दूसरे लोगों की किसी को परवाह नहीं है, अपने तक जीवन जीना है। एकांकी जीवन जिसे कहा जाता है, वह अकेलेपन का जीवन वो जीते हैं। वह खुद पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। और मन में दूसरों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, वह कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं देता। और इस तरह से मानो उन्होंने अकेला जीवन जीना स्वीकार कर लिया है। इस तरह की वहाँ की स्थितियाँ हैं। और साहित्य की स्थिति हम जब देख लेते हैं, साहित्य कैसा होना चाहिए, तो समाज का साहित्य आईना होता है, समाज में घटित प्रतिबिंब उसमें होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो समाज के उत्थान के लिए साहित्य होना चाहिए, उस तरह का साहित्य वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो वो साहित्य की चेतना को लेकर भी साहित्य किस तरह से होना चाहिए, हमारे साहित्य और उनके साहित्य में तुलना करते हुए वह कहता है हमारे साहित्य में जिस तरह से समाज के प्रति उदारता होती है, समाज को कुछ सीख होती है, समाज के जो सुख दुख होते हैं उसका वर्णन साहित्य में होता है, समाज को दिशा मिलती है, समाज को खुशी मिलती है। और इस तरह का साहित्य हमारे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन यूरोप का साहित्य कुछ अलग है। साहित्य समाज के लिए साथ जुड़ा होना चाहिए। क्यों, किस तरह से समाज में घटित घटनाओं का असर साहित्यकार के मनपटल पर होता है और साहित्यकार साहित्य लिखता है, उसी तरह से साहित्य अगर समाज के साथ जुड़ा होता है तो समाज की संवेदना उस साहित्य में जुड़ी हुई होती है। और वहाँ पर वो कहता है कि साहित्य इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो दूसरी बात वो कहते हैं होमर, दंत, शेक्सपियर, मीराबाई का जो साहित्य था उसमें सुख दुख की अनुभूति थी, लेकिन वहाँ पर जो साहित्य है वहाँ पर इन बातों का कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया उस अनुभव को लेकर इस डायरी के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है। तो उनके अपने जीवन में उन्होंने मधुबाला, मधु कलश, वहाँ पर जो साहित्यिक रचनाएं की, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, यह महत्वपूर्ण उनके जीवन के अंग है। तथा उन्होंने जो आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर उनका साहित्य जब देखते हैं, जैसे निशा, निमंत्रण आदि साहित्य उन्होंने अपने जीवन में भी लिखा है। वैसे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। अभी मैं जाते जाते उनके इस जीवन के अंशों पर भी प्रकाश डाल रहा हूँ। उनकी पहली पत्नी का नाम वहाँ पर श्यामा था। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने वहाँ पर यह तेजी बच्चन के साथ विवाह किया। उन्हें अमिताभ और अजिताभ यह 2 संतानें थी। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ अंश है उसे इस डायरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें हमने देखा है कि दैनिक जीवनचर्या, नितांत व्यक्तिगत अनुभव इसमें दिखाई देते हैं, रोचकता एवं सहजता इसमें दिखाई देती है, अनुभूतिपूर्णक जीवन इसमें दिखाई देता है जिन्होंने वह अनुभूति वहाँ पर ली, भाव का, विचारों की सूक्ष्मता यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरह से इस डायरी की विशेषताएं हमने देखी है। इस डायरी को लेकर जो हिंदी साहित्य में चर्चा है उसमें हम देखते हैं इसकी भाषा बहुत सरल तथा सहज है, पाठक के मनों पर प्रभाव डालती है। वहाँ पर अपने और आकर्षित करने की क्षमता इस डायरी की भाषा में दिखाई देती है। नमस्कार।